हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मानव अधिवास भाग 2 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व मानव अधिवास भाग 1 के वीडियो में हमने कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि मानव अधिवास किसे कहते हैं, मानव के मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों पर हमने चर्चा किया। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिवास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। इनमें हमने ग्रामीण अधिवास के प्रकार, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक और साथ ही साथ नगरीय अधिवास एवं नगरीय विकास के विभिन्न चरण, नगरीय अधिवासों के प्रकार, नगरीय अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक आदि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत में नगरीय समस्याएं, स्मार्ट सिटी की अवधारणा, पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों पर एक नज़र। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता तो तीसरे टॉपिक पर भी हम चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं भारत में नगरीकरण और समस्याएं। नगरीकरण का अर्थ होता है नगरीय क्षेत्र में वृद्धि, शहरों का बढ़ना, या कहा जाए किसी काल या अवधि में कुल जनसंख्या में नगरीय या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत या स्तर में वृद्धि होना ही नगरीकरण है। नगरीकरण से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अब ये नगरीकरण की प्रवृत्ति आखिर होती क्यों है, क्यों नगरों का विकास होता है, क्यों नगर बढ़ते हैं। नगरों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं, जिससे गांव से, देहातों से लोग पलायन करके शहरों की ओर जाते हैं रोजगार की तलाश में, और शहर के ही होकर रह जाते हैं। मजदूरी की दर गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक होती है, इसलिए लोग नगरों में जाते हैं। शहरों की चकाचौंध पूर्ण जीवन शैली, शहरी जीवन शैली ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करती है, और एक बार शहर में जाने के बाद परिवार या लोग या व्यक्ति शहर के ही होकर रह जाते हैं। प्रवास की प्रवृत्ति के कारण कई प्रकार की नगरीय समस्याएं जन्म ले चुकी है। प्रवास का अर्थ होता है किसी एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना, जिसके कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। उच्च कक्षाओं में आपको प्रवास के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। प्रवास कई उद्देश्यों को लेकर होता है। शिक्षा के उद्देश्य से जाते हैं, रोजगार के उद्देश्य से, स्वास्थ्य लाभ, कई प्रकार के उद्देश्य से जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में चारों तरफ विकास हुआ, नगरों का भी विकास हुआ, और नगरों का विकास सबसे तेज़ी से हुआ और अभी तक हो रहा है। इस विकास के फलस्वरूप कई समस्याएं भी पैदा हो गई। जनसंख्या का स्थानांतरण हो गया, लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। रोजगार का अभाव हो गया, शहरों में अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण सभी हाथों को काम मिलना मुश्किल हो गया। कृषि भूमि पर अधिक दबाव पड़ने लगा। शहर और उसके आसपास की जो कृषि योग्य भूमि थी, जो गांव थे, वो शहरों में समायोजित होते चले गए और कृषि के लिए भूमि कम पड़ने लगी। जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती रही है, और उसके एवज में कृषि भूमि नहीं बढ़ रहा है, यानी उत्पादकता पर बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है, और कई प्रकार की अन्य समस्याएं पैदा हो गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीकरण के कारण नगरीय जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है, लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। रोजगार का अभाव हो रहा है, सबको काम मिलना मुश्किल है। कृषि भूमि का पर अधिक दबाव हो रहा है, और उत्पादकता में कमी आ रही है। इसके साथ ही साथ नगरीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख समस्या है पर्यावरणीय समस्या। भारत नगरों में जनाधिक्य के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विषैले रसायन हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख विषैली गैसें हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। औद्योगिक संस्थान का अर्थ होता है शहरों में स्थित कल कारखाने, स्वचालित वाहन, शहरों में चलने वाली डीजल पेट्रोल से चलने वाली मशीनें एवं मोटर गाड़ियाँ,
जिसके कारण कई प्रकार के जहरीली गैसें वायुमंडल में मिलती है जो स्वास्थ्य पर अत्यंत विपरीत प्रभाव डालती है। इसी तरह बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति ने जल को भी प्रदूषित किया है। आवासों की बढ़ती संख्या के कारण वर्षा का जल रिसकर अंदर नहीं जा पाता। शहरों में अत्यधिक घनी बसाहट होती है, पक्के घर होते हैं, पक्के छत होते हैं, खाली स्थान बहुत कम होता है, खाली जगह की कमी होती है, खाली जगहों पर भी सीमेंटीकृत या सड़कें बनी होती है, जिसके कारण बारिश का पानी, वर्षा का जल भूमि के अंदर रिस कर नहीं जा पाता और भूमिगत जल स्तर में, धरातली जल के स्तर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। स्थित कल कारखानों का जल नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह गया है। दिल्ली के पास यमुना नदी एक मात्र नाला बनकर रह गई है। दिल्ली बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, कई कल कारखाने हैं। उन कल कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी नालों के माध्यम से यमुना नदी में डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, निपटान कर दिया जाता है, जिसके कारण यमुना का जल अत्यंत प्रदूषित हो गया है। इसी तरह से कानपुर में चमड़े के कारखानों में से निकलने वाले गंदे पानी को गंगा नदी में समायोजित कर दिया जाता है, जिससे गंगा का जल अत्यंत प्रदूषित हो गया है, उपयोगी नहीं रह गया है। साथ ही साथ महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। कई कल कारखाने हैं जिसमें कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। स्वचालित वाहन, चारों तरफ हमेशा शोर शराबा रहता है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है और प्रदूषण का स्तर 70-80 डेसिबल से भी आगे निकल गया है। डेसिबल ध्वनि स्तर मापने का एक पैमाना होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त नहीं है, मानव श्रवण में बाधक है और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में डाला गया है। बड़ी समस्या है आवास की समस्या। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। झुग्गी झोपड़ी का अर्थ होता है इन झोपड़ियों में निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित निर्धन तबके के गरीब लोग रहते हैं, जो अत्यधिक धनाभाव के कारण, पैसों के कमी के कारण उच्च वर्ग या धनी लोगों के बस्तियों के आसपास या किनारे झुग्गी बनाकर, टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर, बस्ती बनाकर रहते हैं। इनका शैक्षिक स्तर निम्न होता है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते तथा नगरों की साफ सफाई व्यवस्था का इनको बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इसके कारण शहरी वातावरण भी संकटमय हो जाता है। यद्यपि इन्हीं बस्तियों से सस्ती दर पर अमीरों को, शहरों के रहने वालों को काम करने वाले श्रमिक मिलते हैं, कारखानों में काम करने के लिए, दुकानों में काम करने के लिए, कंपनी फैक्ट्रियों में और घरों में काम करने के लिए इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से मजदूरों की भरपाई होती है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि अमीरी गरीबी के बीच एक खाई बन जाती है, गरीब कुंठित रहता है, एक वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। गरीब ये सोचता है कि मैं हमेशा इतने मेहनत करने के बाद में भी गरीब का गरीब बना रहता हूँ और मैं अमीर कब होऊंगा, अमीर हो ही नहीं सकता, ऐसे करके वो आपराधिक भावना से भी ग्रसित हो जाता है और असामाजिक कार्य करने से भी नहीं हिचकता, जिसके कारण मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। ये बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गांव से शहरों की ओर अधिक स्थानांतरण होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है, जिससे एक प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। इस तरह भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ उपाय भी किए गए हैं। उन उपायों में है जनसंख्या नियंत्रण या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, मनरेगा और पूरा योजना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं बढ़ती नगरीकरण की समस्या को रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर काबू करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने होंगे, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को और अत्यधिक प्रभावी रूप से
क्रियान्वयन करना होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार मिल सके और वो उनका पलायन शहरों की ओर कम हो। इसी के साथ ही इस समस्या का समाधान करने के लिए नगरों के समान ही गांव में समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव में नगरीय सुविधाओं की घोषणा की, जिसे पूरा योजना कहा जाता है। पूरा योजना का अर्थ है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्राम स्तर पर भी शहरी सुविधाएं विकसित करना, गांव को भी शहरों का रूप देना, जिससे गांव से शहरों की ओर पलायन रुके और गांव में भी शहरी सुविधाओं का विकास हो सके। इस योजना में ग्राम पंचायत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी जन भागीदारी के सहयोग से गांव में नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग विकास खंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के समीप बख्तरा गांव को भी इसी योजना में शामिल किया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि बख्तरा गांव को किस योजना में शामिल किया गया है, तो बख्तरा गांव को पूरा योजना में शामिल किया। स्मार्ट सिटी की अवधारणा। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को शामिल किया गया है। देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की गई है। स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या होता है? इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी सेवाएं शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। इन शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनको ज़रूरत का हर सामान, हर सुविधा मिले। एक शहर में, एक आदर्श शहर में जिस प्रकार की संरचना होती है उस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, शुद्ध पेयजल सबको मिल सके, बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत सुविधा सबको मिल सके, सेवाएं मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ बचाव और सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होगा। प्राकृतिक आपदा से, बीमारियों से बचाव के लिए, आगजनी से बचाव के लिए कई प्रकार के सेफ्टी मेजर्स तैयार किए जाएंगे और यह शहर अन्य शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगी। यह शहर एक प्रेरणादायी होंगे देश के अन्य शहरों के लिए। इसके सफलता को देखकर अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक नया आयाम मिलेगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो का तीसरा टॉपिक पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर एक नज़र हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।